जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं ELSS फंड, जिसका की फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ELSS फंड में जब आप निवेश करते हैं तो 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 80C की लिमिट जो है वो है 1.5 लाख रुपए। अभी करंट लिमिट 1.5 लाख रुपए है। तो अगर आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अगर पूरा 1.5 लाख रुपए आप यहाँ करते हैं या फिर कुछ पोर्शन आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बचा हुआ पोर्शन आप यहाँ पर ELSS फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको ELSS में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब जहां तक 80C में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो चाहे वो PPF हो या EPF हो या इवन टैक्स सेविंग FD हो, तो यहाँ कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड जरूर होता है। मतलब एक ऐसा समय होता है जितने समय के लिए आपका पैसा लॉक होता है, मतलब उतने समय तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर हम टैक्स सेविंग FD की बात करें तो यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो है 5 साल। तो टैक्स सेविंग FDs अलग होती है, नॉर्मल FD नहीं। टैक्स सेविंग FD अगर आप लेते हैं तो आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक होता है और आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक नहीं होता, आपका पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक होगा। और ये 80C के अंतर्गत जितने भी दूसरे इन्वेस्टमेंट हैं उनमें सबसे कम लॉक इन पीरियड कहीं पर होता है तो वो होता है ELSS फंड्स में। तो यहाँ पर 3 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड होता है। तो अब अगर आप इसके बारे में और डीप में सोचेंगे तो 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक तो हो रहा है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनी का जो फंड मैनेजर है, जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, उसको यहाँ पर एक श्योरिटी तो हो गई कि हाँ, ये जो पैसा इनकमिंग में आया है ये 3 साल के लिए हमारे ही पास रहेगा। तो उसे पता है कि ये पैसा एटलीस्ट 3 साल के लिए तो मेरे पास ही है और उस हिसाब से वो उसकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेगा। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए ELSS फंड का जो मैनेजर होता है उसके पास एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होता है आपके पैसे को और अच्छे से मैनेज कर पाने का, क्योंकि उसे पता है कि 3 साल के लिए वो पैसा उसके पास ही रहेगा। तो ये तो ELSS म्यूचुअल फंड की बात। अब जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने पिछले बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर मैं आपके लिए कार्ड भी डालूंगा। तो जैसा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अलग होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड अलग होते हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अलग होते हैं। इसके अलावा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड भी अलग होते हैं, ये हमने पिछले वीडियोज़ में जाना था। तो ज़्यादातर जो ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ज़्यादातर वो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब ये भी बात ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आइए डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है ताकि आप कम से कम अमाउंट में आपका टैक्स बचा पाए। तो सबसे पहले जैसा कि हमने जाना कि 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर हम SIP की बात करें तो लेट्स से जनवरी 2021 में आपने आपकी SIP चालू करी, ये मैं सिर्फ एक उदाहरण लेके चल रहा हूं। तो जनवरी 2021 में जो पैसा आपका कटा, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये पर मंथ की SIP की है, तो जनवरी 2021 में जो 10,000 रुपये आपके कटे वो 3 साल के लिए लॉक हो गए। उसी प्रकार से जब फरवरी 2021 में अगली SIP आपकी कटेगी तो वो भी फिर से 3 साल के लिए लॉक हो गई। मतलब जनवरी का पैसा, जनवरी 2021 का पैसा जनवरी 2024 में यानी कि 3 साल बाद अनलॉक होगा। उसी प्रकार से जो फरवरी में आपकी SIP कटी है वो फरवरी 2024 में अनलॉक होगी। इसी प्रकार से मार्च 2021 की जो SIP अमाउंट आपका 10,000 रुपये कटा है वो मार्च 2024 में अनलॉक होगा। यहाँ एक बात जानने योग्य है कि पैसा अनलॉक होगा, ऑटोमेटिक विड्रॉ नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहें तो उसमें निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो उसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन एक बात पर आपको गौर करना जरूरी है कि हर एक इंस्टॉलमेंट, हर एक SIP का इंस्टॉलमेंट जिस दिन वो इंस्टॉलमेंट कटा है तब से 3 साल के लिए लॉक होगा। ठीक है, तो ये हुई लॉक इन पीरियड की बात SIP में। और इसी प्रकार से अगर आप
लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी 3 साल के लिए लॉक होगा, चाहे वो एसआईपी हो चाहे लमसम हो। एवरी इंस्टॉलमेंट या एवरी लमसम पेमेंट आपका 3 साल के लिए लॉक होगा। अब आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक इनोवेटिव तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हैं, वो भी सबसे कम अमाउंट में। तो आइए अब एक उदाहरण लेके चलते हैं कि जनवरी 2021 में आपने 1.5 लाख रुपए, यानी कि एटीसी की जो पूरी लिमिट है 1.5 लाख रुपए, उतने पूरे ही, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपने कहीं और निवेश नहीं किया है, आपने पूरे 1.5 लाख रुपए एटीसी के अंतर्गत ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में लगाए। तो जनवरी 2021 में आपने पैसा लगाया 1.5 लाख रुपए, यह पैसा अनलॉक कब होगा? जनवरी 2024 में। उसी प्रकार से जनवरी 2022 में, अगले साल आपको फिर से मान के चलिए कि टैक्स सेविंग करनी है, तो आपने जनवरी 2022 में भी फिर से 1.5 लाख रुपए लगाया। अब ये कब अनलॉक होगा? ये अनलॉक होगा 3 साल बाद, यानी कि जनवरी 2025 में। और इसी प्रकार से 2023 में, जनवरी 2023 में भी आपको ऐसा लगा कि टैक्स सेविंग के लिए आपको 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए, तो जनवरी 2023 का पैसा भी 3 साल बाद, यानी कि 2026 में अनलॉक होगा, जनवरी 2026 में। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ आया कि 2021 में आपने पैसा लगाया, 2022 में लगाया और जनवरी और 2023 में लगाया, और ये पैसा आपका अनलॉक हो गया जनवरी 2024 में, जनवरी 2025 में और जनवरी 2026 में। तो अब 21, 22, 23 में, 2021, 2022, 2023 में आपने 1.5 लाख रुपए लगाए। अब 2024 में आप चाहें तो फ्रेश 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं, या फिर एक स्ट्रेटजी और है। आपको पता है कि जो 2021 में आपने पैसा लगाता है वो अब 2024 में अनलॉक हो गया है, तो आप उस पैसे को निकाल लीजिए। उदाहरण के लिए हो सकता है 3 साल में वो पैसा 1.5 लाख से बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया, तो आप 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए वापस निकाल लीजिए और उसी दिन उसको वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 2024 की भी आपकी टैक्स प्लानिंग हो गई और आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसा भी लगाना नहीं पड़ा। मतलब अगर आप 1.5 लाख रुपए 2024 में नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप टैक्स तो बचाना चाहते हैं, तो जो 2021 में पैसा लगाया था वही आप वापस निकाल लीजिए और वापस से लगा दीजिए, तो आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा और आपकी टैक्स में भी छूट मिल गई। इसके अलावा अब 2022 का जो पैसा है वो फिर से 2025 में अनलॉक हो जाएगा। 2025 में भी ऐसे ही कीजिए, 2022 का पैसा जो 25 में अनलॉक हुआ है उसे वापस निकाल लीजिए और फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से 2026 में आप 2023 का पैसा वापस निकाल के री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने पैसा, फ्रेश मनी सिर्फ 3 साल तक लगाई, लेकिन आगे आपके रिटायरमेंट तक आप सिर्फ जो 3 बार आपने पैसा लगाया बस उसी को फिर से विड्रॉ करके और फिर से इन्वेस्ट करके, विड्रॉ करके इन्वेस्ट करके, ऐसा आप आपके रिटायरमेंट तक कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 3 बार 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से आपके पूरे रिटायरमेंट तक की टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो ये हुआ तरीका कि कैसे आप सिर्फ 4.5 लाख रुपए, मतलब सिर्फ 3 बार 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना पैसा मतलब अपना टैक्स रिटायरमेंट तक बचाने में स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अब ये हुई स्ट्रेटजी की बात। अब यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि जब भी हम शेयर मार्केट से जुड़े किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो मिनिमम 7 to 8 ईयर्स होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो जनरली जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का जब हमने अध्ययन किया, तब जनरली ये पाया कि एक इकोनॉमिक साइकिल जो होती है किसी भी कंट्री की, मतलब इकोनॉमिक साइकिल का मतलब क्या होता है कि कभी शेयर मार्केट या किसी देश की इकोनॉमी कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, कुछ सालों में थोड़ा डाउन होती है किसी कारण की वजह से। लेकिन जब हम 7 या 8 साल का समय लेके चलते हैं तो जनरली, फिक्स नहीं है बट जनरली लगभग सारे उतार चढ़ाव इकोनॉमी देख चुकी होती है। तो इसके लिए जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और 7 से 8 साल मिनिमम अगर आप बने रहते हैं उसमें,
तो इससे क्या होता है कि आप सारे उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं और आपको घाटा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि आपने 3 साल बाद पैसा ईएलएसएस फंड से निकाल तो लिया, लेकिन उसे री इन्वेस्ट जरूर कीजिए। मतलब फाइनल विड्रॉ आप 3 साल बाद मत कीजिए, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपका टाइम होराइजन कितना होना चाहिए, जैसा कि हमने जाना मिनिमम 7 to 8 ईयर्स। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो 10 साल से ऊपर या 10 साल एटलीस्ट आपका व्यू होना चाहिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब म्यूचुअल फंड में हम निवेश क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं या इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश आखिर हम करते क्यों हैं। लॉन्ग टर्म में एक किसी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। अब ये गौर कीजिए कि सिर्फ टैक्स में बचत के लिए आप निवेश नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। टैक्स में छूट के लिए आपको सिर्फ टैक्स में छूट के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में किसी गोल के लिए, एक कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए ही निवेश करना चाहिए। करेक्ट। तो आपने, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मिनिमम 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। अब भले ही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल के बाद आपका पैसा फ्री हो गया, अनलॉक हो गया, लेकिन कभी भी 3 साल के बाद वो पैसा निकालिए मत। इसके अलावा चौथे साल से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 3 साल पुराने पैसे को ही विड्रॉ करके फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस चौथे साल में, यानी कि हमारा जो उदाहरण हमने लिया 2024 में, ऐसा नहीं है कि आप आपके 1.5 लाख रुपए बचा लीजिए और जो पुराना पैसा है उसी को इन्वेस्ट कर दीजिए। वो 1.5 लाख जो आपने बचाया है, अगर आप निवेश कर सकें तो उसे भी निवेश कीजिए। हर साल आपको 1.5 लाख रुपए निवेश तो करना है, लेकिन इस स्ट्रेटजी से बस इतना हुआ कि अब जरूरी नहीं कि आप उसी फंड में, उसी ईएलएसएस फंड में भी चौथे साल अपना पैसा लगाएं। चौथे साल आप फ्री हैं, आप किसी और अच्छे म्यूचुअल फंड या किसी और शेयर में जहां पर आपको इन्वेस्ट करने का मन है वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो इस स्कीम से या इस स्ट्रेटजी से बस इतना हुआ कि चौथे साल में अब आप किसी और पसंदीदा जगह पर अपना पैसा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब चौथे साल से आप पैसा निवेश करना ही बंद कर दीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने गोल को अचीव करना है और एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना है तो ये ज़रूरी है कि हम हर साल इन्वेस्टमेंट करें, हर साल कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें। इसलिए चौथे साल से सिर्फ आप फ्री हो गए हैं कि अब आप किसी और जगह पे अपना पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ इस स्ट्रेटजी के बारे में कि यहाँ पर तो हमने उदाहरण लिया था कि आपका जो 2021 का पैसा है वो 2024 में बढ़ के 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए हो गया, पर ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका पैसा 3 साल बाद 1.5 लाख से घट के 1,30,000 या 1,40,000 ही रह जाए। तो ऐसे समय में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने निवेश एक लॉन्ग टर्म के लिए किया है। लेकिन आपको आपके म्यूचुअल फंड को रेगुलरली ट्रैक करना है, ताकि अगर उसमें कोई बड़ा चेंज होता है तो आप उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को चेंज कर सकें। लेकिन जो पैसा आपने निकाला है 2024 में, हो सकता है वो 1,40,000 रह गया हो, तो उस केस में 1,40,000 को निकाल लीजिए, 10,000 फिर से अपनी साइड से ऐड कीजिए तो वो हो जाएंगे 1.5 लाख। अब आप फिर से उसे इन्वेस्ट कर दीजिए तो 2024 की भी आपकी टैक्स प्लानिंग हो गई। अब 3 साल में घाटा होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि 7 से 8 साल की एक इकोनॉमिक साइकिल होती है। तो हो सकता है, ज्यादा संभावना है कि आपको 3 साल में थोड़ा हो सकता है घाटा हो जाए, तो भी घबराना नहीं है। उस पैसे को निकालना है, 10,000 रुपये अपनी तरफ से ऐड करना है, या जितने भी 1.5 लाख रुपए में से कम पड़ रहे हैं उतने अपनी तरफ से आपको लगाना है, और पूरे 1.5 लाख वापस आपको निवेश करना है, ताकि उस साल में भी पूरे टैक्स बेनिफिट का आप लाभ उठा सकें। तो ये थी बात ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और हमने जानी एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी की किस तरीके से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके, ईएलएसएस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेविंग रिटायरमेंट तक के लिए बचाने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई डाउट हैं, या अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ईएलएसएस फंड के बारे में या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी और क्वेरी के बारे में, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।